हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन के करियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, संघात्मक शासन व्यवस्था। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि संघात्मक और एकात्मक व्यवस्थाएं क्या है, इसमें क्या अंतर है और संघात्मक व्यवस्थाओं की क्या विशेषताएं होती है, उसकी मेन फीचर्स क्या होती है, उसको हम पिछले क्लास में समझे थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं भारतीय संघीय व्यवस्था की अनूठी विशेषताओं के बारे में। यानी कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कुछ ऐसी फीचर्स अवेलेबल है जो दुनिया के और किसी संघात्मक व्यवस्था में नहीं है, यानी कि भारत के लिए अनूठी विशेषता है। जैसे पहली विशेषता तो ये आपको बता दें कि जनरली जितने सारे संघात्मक व्यवस्था वाले देश हैं वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। यानी कि सभी संघात्मक व्यवस्था वाले देश में देखा जाए तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है, वहां पे 50 राज्य है। अगर एक राज्य का रहने वाला नागरिक अगर उस राज्य से हटकर किसी दूसरे राज्य में जाकर बसना चाहता है, वहां पर जमीन लेना चाहता है, वहां पे घर बनवाना चाहता है, तो इसके लिए उसको दूसरे राज्य का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, नागरिकता लेना पड़ेगा। लेकिन भारत में देखा जाए तो भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी व्यक्ति जाकर रह सकता है, बस सकता है, घर बनवा सकता है, जमीन ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसके लिए उसे दूसरी नागरिकता, दूसरे राज्य की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक ही नागरिकता पर भारत के किसी भी हिस्से में हम न केवल घूम सकते हैं बल्कि वहां जाकर बस भी सकते हैं, भारत के किसी भी हिस्से में। हालांकि जम्मू कश्मीर में हम जमीन नहीं ले सकते थे, घर नहीं बना सकते थे, तब जब आर्टिकल 370 भारत में था तो उस समय जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान हुआ करता था। लेकिन आर्टिकल 370 जब हट गया तो जम्मू कश्मीर भी भारत के जैसे ही, ठीक है, देखा जाए तो अब राज्य बन चुका है। और स्पेशली जम्मू, और वैसे तो देखा जाए जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांटकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आगे चले तो अब बात हम करेंगे दूसरा पॉइंट। अब ये समझिए कि संविधान में यह बात भी स्पष्ट बताया गया है कि भारत क्या है, भारत जो है राज्यों का एक संघ है। इस बात को संविधान में क्लियर बताया गया है, स्पष्ट बताया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम आपको बताए थे कि जैसे संघ जो होता है ना, तीन तरह का होता है, एक यूनियन, एक फेडरेशन और एक कन्फेडरेशन। तो फेडरेशन और कन्फेडरेशन में जो मेंबर्स जुड़े हुए रहते हैं वो अलग हो सकते हैं, यानी फेडरेशन और कन्फेडरेशन से अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो संघ की बात कर रहे हैं ना हम, राज्यों का संघ जो भारत है, ठीक है, यानी कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यानी कि भारत जो है उतने सारे स्टेट्स का एक यूनियन है। इसका अर्थ ये हुआ कि यूनियन में जो जो क्षेत्र जुड़े हुए रहते हैं वो चाह कर भी यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं, उनको यूनियन का मेंबर हमेशा रहना पड़ेगा। तो भारत भी राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत से कोई भी राज्य अगर चाहे कि हम भारत से पृथक हो जाए, भारत से अलग हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यूनियन के मेंबर हो, आप यूनियन का विघटन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उससे आप अलग होकर अपना एक अलग देश बना लेंगे। तो भारत में आप देखें कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज, अलग अलग संस्कृति के मानने वाले लोग रहते हैं, जिसके कारण इन लोगों में थोड़ा बहुत विभेद भी बना रहता है। इसलिए ये जरूरी भी था कि राज्यों का एक संघ घोषित कर दे, भारत को यूनियन बना दे भारत को, कि विभेद होने के बावजूद भी भारत से कोई राज्य अलग ना हो, भारत बिखरे नहीं, ठीक है। अब देखिए तीसरी व्यवस्था कि राज्य सरकार के अपेक्षा देखा जाए तो भारत में केंद्र सरकारों को अधिक शक्तियां दी गई है। यानी कि जनरली संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में क्या होता है कि राज्य सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाता है, जैसे कि आप बेल्जियम में भी पढ़े थे जब आपको बेल्जियम के बारे में पढ़ा रहे थे तो। लेकिन भारत में राज्य सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। हम लोग पढ़े थे कि शक्तियों का विभाजन करने के लिए भारत में 3 सूचियां बनी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
उसमें संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और समवर्ती सूची पर तो दोनों को है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को। लेकिन किसको ज्यादा विषय पर अधिकार प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को ज्यादा पावर मिला है, केंद्र सरकार को, ठीक है। और केंद्र सरकार राज्य सरकार से कितनी शक्तिशाली है ये हम आपको बताएंगे सरकारीय आयोग के द्वारा, जो निर्धारित किया गया है। वित्तीय संबंध, प्रशासकीय संबंध और जो है विधायी संबंध जब पढ़ाएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। चौथा पॉइंट कि सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान है। बात समझ में आया? यानी कि भारत में जितने सारे राज्य हैं उन सारे राज्यों के लिए एक ही संविधान है तथा राज्य द्वारा इस संविधान में परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। अब इसमें हम आपको एक फैक्ट पहले बता दें, जैसे बहुत सारा ऐसा विषय है जो राज्य सूची का विषय है, उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो उस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कुछ कुछ ऐसे कानून हैं जो राज्यों के अलग होते हैं, जैसे कि बिहार में अभी के समय में शराबबंदी का कानून है, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में देखें तो शराबबंदी का कानून नहीं है। तो सारे राज्यों में तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक जैसा संविधान नहीं हुआ, लेकिन जो संविधान का निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं ने किया, ठीक है, वो पूरे भारतवर्ष में सारे राज्यों में एक बराबर रूप से लागू होता है, ठीक है। यानी पूरे भारत के लिए, भारत के सारे राज्यों के लिए एक जैसा संविधान है और कोई राज्य अगर चाहेगा कि संविधान को हम परिवर्तित कर ले तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है। पांचवी चीज, भारत के सारे राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति भी किया जाता है। भारत के सभी राज्य में राज्यपाल साहब की नियुक्ति होती है और इनका नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रत्येक राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे प्रधान व्यक्ति जो है राज्यपाल ही होते हैं। हालांकि राज्यपाल के देखा जाए तो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्यपाल की व्यवस्था भारत के हर राज्यों में है और इसका चुनाव जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी भारतीय संघीय व्यवस्था में उपलब्ध जो अन्य संघीय व्यवस्था में नहीं है, यानी कि भारतीय संघीय व्यवस्था की अनूठी विशेषताएं हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाता है।